प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमल किशोर सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर। शास्त्री तृतीय वर्ष के जो 2 पेपर है उनका जो हमने जिक्र किया था आपसे, पूर्व की क्लास में भी 2 पेपर चलते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है प्रमुख पश्चिमी राजनीति विचारक और द्वितीय पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रमुख पश्चिमी राजनीति विचारक में हम पूर्व क्लास में भी हाब्स, लाग व रूसो के तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कर चुके हैं। आज हम हाब्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व जो कक्षा थी उस क्लास में हमने हाब्स, लाग, रूसो की प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, समझौता, सामाजिक समझौता, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। और इस क्लास में हम जो है हाब्स के पर जो है फोकस करेंगे, हाब्स के जो है विचारों की विवेचना करेंगे। जो आप सिलेबस है उसमें अपना आप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका आता है। थॉमस हाब्स का जो जन्म पूर्व में भी अपने क्लास में आपको बताया था, जन्म 1588 में ब्रिटेन के मल्समेरी के पास वेस्टफोर्ड में हुआ था। हमने पूर्व कक्षा में इसको विस्तार से इनके जन्म पर चर्चा की थी। आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से हम इनके सिद्धांत पर आज चर्चा करेंगे। उसके जन्म से पूर्व स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हाब्स का जन्म समय से पहले हो गया था। हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि हाब्स ने कहा था अपने व्यक्तित्व में कि मेरा जन्म भय के वातावरण में हुआ है। स्वयं थॉमस हाब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। हाब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था। थॉमस हाब्स की अध्ययन पद्धति। हाब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। यह उन्होंने डी कोपर 1655 नामक रचना, यानी अपनी किताब में उन्होंने कहा था कि ज्ञान का अंत शक्ति है। जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो शक्ति का उद्भव होता है। थॉमस हाब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्योमिति, भौतिक और मनोविज्ञान की सहायता से किया। यानी थॉमस हाब्स एक ऐसा पहला विचारक था जिसने पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अपने में किया। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी आ जाता है कि पहला थॉमस था जिसने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। हाब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। ये अक्सर प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाता है। हाब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। हाब्स का जो भौतिकवाद मार्क्स के भौतिकवाद से इसलिए अलग है कि हाब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वयं गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती रहती है। हाब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। हाब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। यानी कहते हैं जो सारा संसार है, जिस प्रकार छोटे छोटे कण से, अणु से मिलकर किसी पदार्थ की रचना होती है, उसी प्रकार सारा विश्व व्यक्ति से मिलकर बना है। उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हाब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। हाब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्ट पद्धति का जोरदार खंडन किया। वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलिस्ट पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता है। हमने पूर्व में भी कक्षा में भी आपको बताया था कि हाब्स, लाग, रूसो की राज्य की प्रकृति किस तरह से रही है, उसमें प्राकृतिक अवस्था का जिक्र किया था। अब यहाँ पर जब हम हाब्स का अध्ययन जो है विस्तार से करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए। हाब्स ने राज्य की प्रकृति के बारे में बताया। वेपर ने हाब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। यांत्रिक यानी ऐसा यंत्र जो मनुष्य के द्वारा चलायमान। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। यह विचार थॉमस हाब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया।
हाब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। आपने जब हमने प्रथम वर्ष में, शास्त्री प्रथम वर्ष में भारतीय राजनीति विचारकों का अध्ययन किया था, तो मनु का अध्ययन किया था, उन्होंने राज्यों को एक दैवीय संस्था बताया था और ये कहा था कि अगर बालक भी कोई राजगद्दी पर बैठा है तो उसके आदेश की पालना करनी चाहिए। परंतु हाब्स ने कहा कि राज्य दैवीय नहीं है, यह मनुष्य के समझौते का परिणाम है। अगले बिंदु में देखिए हाब्स क्या कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है, यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हो। कहते हैं यंत्र की बात है, उसको समाज के समझौते का परिणाम है, तो वो व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं कि व्यक्ति के हितों में चलना चाहिए। हाब्स, लॉक, बेंथम व मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। तीनों विचारक है वो राज्य को एक यंत्र की भांति प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना जाता है। यानी हम ये और जो राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति वाले सिद्धांत में जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था राज्य साधन है और व्यक्ति साधन है। साध्य और साधन का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि प्रमुख रूप से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करना, व्यक्ति के अधिकारों में वृद्धि करना, व्यक्ति के हित में राज्य का कार्य करना। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मात्र है जो व्यक्ति की सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है। अगले बिंदु में देखिए, थॉमस हाब्स व्यक्तिवादी है जिसके पीछे निम्न तर्क दिए हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। दूसरे बिंदु में कहा है राज्य के निर्माण का मूल्य उद्देश्य आत्म संरक्षण है, यानी लोगों का सेल्फ जो है संरक्षण है, लोगों का संरक्षण किस प्रकार से हो, इसलिए राज्य की स्थापना हुई है। अतः थॉमस हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन कर दिया। चौथे बिंदु में देखिए कि हाब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। यानी इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को पूर्णतः नकार दिया। व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। हाब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। कहते हैं हाब्स ने व्यक्तिवाद का समर्थन तो किया है, लेकिन उसने एक ऐसे निरंकुश राजा का समर्थन किया है जो व्यक्ति की सुरक्षा कर सके। इसलिए हाब्स के विचार में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है, यानी पूर्ण सत्ता एक व्यक्ति में सौंपने के लिए हाब्स कहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि हाब्स का जो जन्म था जब युद्ध के भय के वातावरण में हुआ था, इसलिए हाब्स ये चाहता था कि ऐसा शक्तिशाली राजा हो जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके और राज्य को एक छत्र, एक निर्बाध रूप से बांध सके, ताकि ऐसा कोई भय का वातावरण ना हो सके। हाब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है एवं व्यक्तिवाद साध्य है। यानी पूर्ण सत्तावाद तो केवल साधन है, यानी पूर्ण जो राज्य को पूर्ण सत्ता इसलिए दी गई है कि व्यक्ति को व्यक्तिवाद को साधा जा सके, व्यक्तिवाद के हितों को पूरा किया जा सके। अब हम देखते हैं कि हाब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो हाब्स के अनुसार जो हम देखते हैं कि व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति कैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली हो, कैसे उसका प्रचार प्रसार हो, कैसी उसका महिमा हो, हर व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। व्यक्ति लालची भी होता है, स्वार्थी भी होता है और उसके अनंत इच्छाएं होती हैं जिनकी पालना के लिए वो प्रयास करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो हाब्स के अनुसार समाज क्या है? कहते हैं समाज को कृत्रिम राज्य की भांति का है। समाज को आणविक प्रकृति का बताया। आणविक प्रकृति से हाब्स का मतलब है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। जिस प्रकार छोटे छोटे अणुओं से मिलकर पदार्थ की स्थापना होती है, उसी तरह हाब्स कहते हैं कि छोटे व्यक्तियों के समूहों से ही समाज के बाद राज्य की स्थापना हुई है। इसलिए हाब्स ने समाज को जो है आणविक प्रकृति का बताया है। अब हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? कहते प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी।
प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। हमने पूर्व की कक्षा में भी आपको बताया था कि सामाजिक व्यवस्था में समझौता ही इसलिए किया गया था, ना तो समाज था, ना राज्य था, ना संपत्ति थी, ना कोई सभ्यता थी, चारों तरफ बहका वातावरण था। इसलिए आपने कहा कि समाज की स्थापना हुई, समझौता हुआ और उसके बाद राज्य का उसका अगली चरण राज्य था। तो प्राकृतिक अवस्था में जो समाज में न राज्य था, न संपत्ति थी, न सभ्यता था, इन सब का अभाव था। इस कारण से ये राज्य की स्थापना की गई थी। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था कि शक्ति ही अधिकार है। अब प्राकृतिक विधि देख सकते हो भाई, प्राकृतिक कानून क्या था उस समय? मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। हाब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। हाब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। विधि यानी कानून, मध्यकाल का सार्वभौमिक कानून नहीं है जो वर्तमान समय में जो कानून चला आ रहा है, वो प्राकृतिक विधि अलग थी। उसने 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि बताई थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कुछ को, कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आप कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जो भय का वातावरण है उसको खत्म करे और समाज में शांति स्थापित करे। व्यक्ति को कुछ अधिकारों का त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि जब सब अपने कुछ कुछ अधिकारों को त्याग करेंगे तभी दूसरे के अधिकारों की रक्षा होगी और तभी आपस में समझौते की नींव तैयार होगी। इस प्रकार वो कहा कि उस समय 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि थी जिसका हाब्स ने जिक्र किया है। अब हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या था? सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्ति व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। हाब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियां इसे सौंप दें। कहते हैं कि भाई मैं अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा हूं और शर्त यह कि आप भी अपनी शक्तियां सौंपे, तभी तो समझौता बनेगा ना। आपके अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। यानी कहा कि एक सर्वोच्च राजा को आत्म संरक्षण रखते हुए अपनी शक्तियां एक राजा को दी और कहा बदले में आप हमारा आत्म संरक्षण करो। वो ये समझौता हुआ। राज्य राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। थॉमस हाब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। वह मूल आधार समझौता इसलिए किया गया कि बुद्धि के आधार पर शक्ति एवं उपयोगिता कि हम हमारा जो सारे शक्ति आपको सौंपते हैं, ये उपयोगिता ये होगी कि आप बदले में हमारा संरक्षण करेंगे। हाब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है, यह एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है। हाब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। हमने पूर्व में भी आपको जिक्र किया कि भय के वातावरण से उबते हुए लोगों ने आपसी सहमति के आधार पर सामाजिक समझौता किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकार छोड़े और उसके परिणाम स्वरूप समझौता हुआ। हाब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम, यानी सबने अपनी बुद्धि के अनुरूप ठोस विवेक के अनुसार समझौता किया और उस समझौते के अनुरूप ही राज्य की परिकल्पना साकार हुई। हैकर ने भी कहा है कि हाब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत, यानी सबने आपस में सहमति की। और वो समझौते की विधि क्या थी कि हाब्स कहते हैं केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ, जिसमें एक समझौता हुआ जिसमें राज्य एवं सरकार तीनों समाज किस प्रकार से कार्य करेंगे इसके बारे में बताया। मूल उद्देश्य क्या था? आत्म संरक्षण, यानी सबका संरक्षण हो, उन पर अत्याचार ना हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो। राज्य, समाज व सरकार तो केवल कृत्रिम संस्थाएं हैं जिनका सभी का केंद्र बिंदु क्या है? आत्म संरक्षण, यानी व्यक्ति का संरक्षण करना इसका मुख्य ध्येय था। अब नेक्स्ट बिंदु में आप देखेंगे समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। यानी अगर किसी कारण से समझौता भंग होता है तो पूर्व की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें चले जाएंगे, ना राज्य रहेगा, समाज ना सरकार, तीनों का अंत हो जाएगा। अगले बिंदु में हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं।
समझौते के बाद व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं रहता। अगला बिंदु देखिए, संप्रभुता। हाब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। हाब्स कहता है कि संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अधेय, अविभाज्य और निरंकुश है। कहते हैं संप्रभुता का कोई बंटवारा नहीं है, वो शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा जो राज्य है वो जो भी राजा पद ग्रहण करता है, वो जो संप्रभुता को ग्रहण करता है वो शक्तिशाली होगा, असीमित होगा, अधेय होगा, उसका कोई बंटवारा ना तो उसका बंटवारा होगा और न ही उस पर किसी प्रकार का अंकुश होगा। हाब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। हाब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। हाब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्ता वाले माना है, यानी राज्य जो पूर्ण सत्ता लेने वाला है, उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही विधि है। वो कहता है जो राजा कहता है वही कानून बन जाता है। हाब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। वर्तमान समय में अगर हम सरकार का जब अध्ययन करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो विभाजन है सरकार का, हाब्स ने ऐसा कोई विभाजन नहीं किया। हाब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। हाब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है। ये सेबाइन ने हाब्स की संप्रभुता के लिए उपयोग किया है। अब स्वतंत्रता क्या है? कहता है हाब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। वाहन ने भी कहा कि हाब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का खतरा है। अब शक्ति के संदर्भ में क्या कहता है कि शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्ति या समूह की आपसी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। यानी शक्ति का निर्माण कब होता है? जब आपसी समूह में आपसी क्रियाएं होती है और उन सहमति के आधार पर एक दूसरे की शक्ति को मानते, एक दूसरे की शक्ति का कार्य करते हैं, तब शक्ति को उन्होंने अनुमति प्रदान की है। हाब्स कहता है कि शक्ति एवं बल में भेद है। शक्ति तो वो है जो राज्य के अनुकूल हो, जो सहमति के अनुसार हो, और बल वो है जिसको आप बलपूर्वक यानी दूसरे की सहमति के बिना उसका प्रयोग करते हैं। हम प्रथम वर्ष में भी हमने शक्ति एवं बल में भेद के बारे में चर्चा की थी। अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है, यानी उन्होंने कोई भी अवैधानिक शक्ति की कल्पना नहीं की। हाब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया है। शक्ति, सत्ता एवं वैधता में अंतर जो पूर्व में पढ़ाया था, हाब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया। पूर्व के प्रथम वर्ष में हमने शक्ति एवं सत्ता पर विस्तार से आपको समझाया था, विवेचन किया था। अब हाब्स का महत्व क्या है? हाब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार शामिल है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना है। उसके चिंतन में उपयोगिता का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि कहते हैं हाब्स के जीवन में इंग्लैंड में एक लेबर्स का आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। हाब्स की पहली रचना हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन वार थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया। हाब्स के अनुसार कानून न्यायोचित अन्यायोचित नियम है, कोई विधि से विपरीत नहीं है, उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। हाब्स का सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है जो उसने अंग्रेजी में लिखी। कैलेंड्रन हाब्स के समकालीन विचारक थे जो हाब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को जलाया गया। हाब्स ने डी कैव नामक रचना लैटिन में लिखी। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक हाब्स की प्रथम रचना है। ए डायलॉग ऑफ द सिविल वार्स, ये सभी हाब्स की प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हमने हाब्स के जो प्रमुख विचारों का अध्ययन किया और हाब्स के बारे में और विस्तार से हमने अध्ययन किया, और पूर्व में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।